प्रणाम सभी भैया बहनों को। तो इस 7वीं इकाई के चौथे पीडीएफ में हम आज समझ रहे हैं उपभोग फलन का क्या महत्व है। किन्हीं 4 बिंदुओं में इसके महत्व को समझाइए। उपभोग फलन का महत्व समझते हैं। उपभोग फलन या उपभोग क्रिया का महत्व। कीन्स द्वारा प्रतिपादित उपभोग फलन का आधुनिक अर्थव्यवस्था में बहुत महत्व है। कीन्स द्वारा प्रतिपादित उपभोग फलन का आधुनिक अर्थशास्त्र में बहुत अधिक महत्व है। हैंस ने तो इसे आधुनिक आर्थिक विचारों की युगांतरकारी घटना क्या कहा है? आधुनिक आर्थिक विचारों की युगांतरकारी घटना कहा है। इस दृष्टिकोण से इसके महत्व पर विचार करना अत्यंत आवश्यक है। इस संबंध में विशेष उल्लेखनीय तथ्य निम्नलिखित है। पहला, विनियोग के महत्व का प्रतिपादन। तो कीन्स ने उपभोग फलन की धारणा के विषय में जिस सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य उल्लेख किया है वह यह है कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए अधिक विनियोग की व्यवस्था की जानी चाहिए। बेरोजगारी को दूर करने के लिए अधिक विनियोग की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसी उद्धरण में उन्होंने मंदी के युग में सरकार द्वारा पूंजी विनियोग की सलाह दी है कि जिस समय मंदी रहे उस समय पर पूंजी विनियोग सरकार के द्वारा करना चाहिए। विनियोग की कमी अगर हो जाएगी तो इसके कारण ही बेरोजगारी फैलती है। अतः बेरोजगारी को दूर करने का महत्वपूर्ण उपाय विनियोग में वृद्धि है। जैसे अभी बहुत अधिक बेरोजगारी है तो ऐसे समय पे सरकार ने क्या करना चाहिए? अधिक से अधिक विनियोग करना चाहिए पूंजी का। अब दूसरा, से के बाजार नियम का खंडन किया है। कीन्स ने पुराने अर्थशास्त्रियों की दोनों प्रचलित धारणाओं को गलत सिद्ध किया। पहली धारणा यह है कि पूर्ति स्वयं मांग उत्पन्न करती है और दूसरी धारणा यह थी कि सरकार हस्तक्षेप न करे तो पूर्ण रोजगार की स्थिति स्वाभाविक है। कीन्स ने स्पष्ट मत प्रकट किया है कि यदि मांग में कमी आ जाए तो बेरोजगारी की स्थिति निश्चित रूप से उत्पन्न होगी। मांग में कमी आ जाएगी तो बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। उन्होंने उपभोग फलन के आधार पर ही यह लिखा है कि पूंजीवादी व्यवस्था में बेरोजगारी उत्पन्न होना स्वाभाविक है। पूंजीवादी व्यवस्था में क्या हो जाएगा? बेरोजगारी उत्पन्न हो जाएगी। कुछ लोग पूंजीपति बन जाएंगे और शेष लोग गरीब बन जाएंगे। बेरोजगारी उत्पन्न होगी, स्वाभाविक है, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था में आय का बड़ा भाग धनिकों के पास जाने के कारण प्रभावी मांग में यथोचित वृद्धि नहीं होती, जिससे बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दूसरा, पूंजी की सीमांत क्षमता की गिरती हुई प्रवृत्ति। पूंजी की सीमांत क्षमता की गिरती हुई प्रवृत्ति। तो उपभोग फलन से यह भी स्पष्ट होता है कि आय के बढ़ने पर उपभोग उसी दर से नहीं बढ़ता
अतः उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में कमी हो जाती है। उपभोग के बढ़ने पर उपभोग की दर उसी प्रकार नहीं बढ़ती है। इससे उपभोक्ताओं की मांग में कमी आ जाती है। इससे बाजार में अनबिका माल पड़ा रहता है एवं उत्पादन में कमी होती है। इसके फलस्वरूप पूंजीगत वस्तुओं की मांग में भी कमी हो जाती है। पूंजीगत वस्तुओं की मांग में भी, जो पूंजी देती है ऐसी वस्तुओं की मांग में भी कमी हो जाती है। तो स्वाभाविक है कि इससे पूंजी की सीमांत क्षमता भी गिरने लगती है। तो पूंजी भी किसी काम की नहीं रहेगी, उसकी भी सीमांत क्षमता घटती है। इस स्थिति में तभी सुधार संभव है जब उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि हो। अगर उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि होगी तो अपने आप मांग बढ़ेगी, उससे पूंजी की सीमांत क्षमता भी बढ़ेगी, अन्यथा पूंजी की सीमांत क्षमता भी गिरने लगेगी। अगला बिंदु आता है व्यापार चक्र। तो प्रभावी मांग, रोजगार, विनियोग। प्रभावी मांग, रोजगार और विनियोग तथा आय में वृद्धि से भी समृद्धि की स्थिति आ जाती है। व्यापार चक्र में प्रभावी मांग हो जाए या रोजगार में वृद्धि हो जाए या विनियोग तथा आय में वृद्धि हो जाए, इससे भी समृद्धि की स्थिति आ जाती है। यदि प्रभावी मांग कम होने लग जाए, अगर प्रभावी मांग कम होने लग जाए तो समृद्धि का क्रम रुककर अवसाद की स्थिति आ जाती है और अर्थशास्त्र पतन की ओर चलना शुरू कर देता है। इस प्रकार जिस आर्थिक मंदी की आशंका उत्पन्न होती है उसे रोकने के लिए ही प्रभावी मांग तथा विनियोग का स्तर बनाए रखने के सुझाव दिए गए हैं। अगला प्रश्न लेते हैं हम, निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। तो पहला है ऐच्छिक बेरोजगारी, दूसरा अनैच्छिक बेरोजगारी, तीसरा अस्थायी बेरोजगारी और चौथा अदृश्य बेरोजगारी। क्या है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऐच्छिक बेरोजगारी क्या है? जो श्रमिक अपनी इच्छा से काम नहीं करना चाहते वे स्वैच्छिक बेरोजगार कहलाते हैं। जो श्रमिक अपनी इच्छा से काम ही नहीं करना चाहते वो खुद से बेरोजगार कहलाएंगे, स्वैच्छिक बेरोजगार। इसका विशेष कारण मजदूरी की दर होती है। क्यों काम करना चाहते? मजदूरी गिर जाती है इसलिए। इन लोगों की राय में मजदूरी की दर श्रम के त्याग को देखते हुए कम होती है। जितना मेहनत करना है उतना पैसा नहीं मिल रहा है। कुछ लोग जैसे जमींदार इतने समृद्ध होते हैं कि उनको रोजगार की आवश्यकता नहीं होती। इसके अतिरिक्त समाज में ऐसे भी लोग होते हैं जो कि किसी भी मजदूरी पर कार्य ही नहीं करना चाहते। कुछ लोग ऐसे भी होते, कितनी मजदूरी क्यों न मिले वो कार्य ही नहीं करना चाहते, जैसे साधु संत। ये सभी स्वैच्छिक बेरोजगारी के उदाहरण हैं। अब आते हैं अनैच्छिक बेरोजगारी। अनैच्छिक बेरोजगारी वह दशा है जिसमें स्वस्थ एवं कार्य योग्य व्यक्ति प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य तो करना चाहते हैं किंतु उन्हें कार्य या रोजगार नहीं मिलता। प्रचलित मजदूरी पर कार्य करना चाहते परंतु रोजगार नहीं मिलता
अर्थात व्यक्ति कार्य करने की इच्छा रखते हुए भी कार्य मिलने से वंचित रह जाते हैं। इच्छा रखते काम करने की पर कार्य मिलने से वंचित रह जाते हैं। इस प्रकार अनैच्छिक बेरोजगारी वह दशा है जिसमें व्यक्तियों को मजदूरी की प्रचलित दर पर कार्य करने के इच्छुक होने के बावजूद रोजगार अवसरों के अभाव में बेरोजगार रहना पड़ता है। हेंस कहते हैं, हेंस के अनुसार अनैच्छिक बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें श्रमिक मजदूरी की वर्तमान दर पर काम करने के योग्य होते हैं तथा काम करने को तैयार है, परंतु उन्हें काम नहीं मिलता है। अर्थशास्त्र में बेरोजगारी के कुल अनुमान में केवल अनैच्छिक बेरोजगारी को शामिल किया जाता है। बेरोजगारी के कुल अनुमान में ऐच्छिक बेरोजगारी को शामिल नहीं किया जाता है। अगला दो को समझाया है यहाँ पे, ऐच्छिक बेरोजगारी और अनैच्छिक बेरोजगारी, और बाकी पॉइंट लिख दी। इस अनुसार आप लिख सकते हैं अगले भी दो बिंदुओं को, अस्थायी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी। अगला बिंदु, अतिरेक मांग की स्थिति को ठीक करने के उपाय लिखिए। तो अतिरेक मांग को ठीक करने के उपाय है सरकारी व्यय में कमी करने के उपाय, जिसमें ऊंची दर पर कर लगाना, टैक्स बहुत अधिक लगा दो, अधिक वस्तुओं पर कर लगाना, अधिक से अधिक वस्तुओं पर टैक्स लगा दिया जाए, आय के अन्य साधनों पर कर लगाना, मजदूरी की दरें स्थिर करके। और दूसरा आता है साख की पूर्ति को नियंत्रित करने के उपाय। तो बैंक दर में वृद्धि, ब्याज में वृद्धि कर दो, खुले बाजार में प्रतिभूतियों को बेचना, संचित कोष में वृद्धि करना या व्यापार साख पर नियंत्रण करना। धन्यवाद। आशा है कि जो समझाया अध्याय वह आपके समझ में आया होगा और पूर्ण रूप से आप संतुष्ट हुए होंगे। गृह कार्य है, विनियोग गुणक का विचार किसने दिया और निवेश के निर्धारक घटक कौन कौन से हैं, और तीसरा प्रभावी मांग का विचार खालिस्तान ने प्रस्तुत किया, किसने प्रस्तुत किया। धन्यवाद।